नमस्कार सभी को मेरा। मैं डॉक्टर अर्चना, विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके सम्मुख अपना एक नया व्याख्यान भारतीय कला दर्शन से लेकर आ रही हूँ, जो साधारणीकरण को लेकर है। अगर आपको मेरा ये व्याख्यान अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, ताकि इससे आपको मेरे आगे के लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साधारणीकरण की कला में क्या आवश्यकता है, दर्शन में क्या आवश्यकता है। तो साधारणीकरण ये रस निष्पत्ति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया का भाग है। जब तक हम साधारणीकरण की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम रस को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु को निरख सुन आनंद की प्राप्ति नहीं ले सकते, तो हमें सबसे पहले अपनी विशिष्टता को खत्म करके एक साधारणीकरण के तक की स्थिति में पहुंचना नितांत आवश्यक है। इसलिए इस व्याख्यान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य में कला सिद्धांत की स्थापना भारतीय विद्वानों की प्रतिभा का अभूतपूर्व चमत्कार है। रस को मान्यता मिलने के उपरांत भी धनी आचार्यों में हमारे जो गुणी विद्वान थे, उनमें एक प्रश्न का चोटता रहा कि रस की निष्पत्ति किस में होती है, कैसे हम रसत्व तक पहुँचते हैं। इस प्रश्न का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया और सभी इसकी खोज में लग गए। किसी ने रस को अभिव्यक्ति, तो किसी ने इसे भोग की वस्तु माना। इन सब बातों को मानने वाले इस बात पर सहमत थे कि काव्य में वर्णित स्थायी भाव ही रस में परिणत होता है। जो स्थायी भाव है वही रस में बदल जाता है। अब इस रस में जब स्थायी भाव बदल जाता है तो इसका साधारण जनता से, दर्शक से क्या लेना देना। अब ये एक नया प्रश्न हम सबके सामने खड़ा हो गया और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सबसे पहले भट्ट नायक ने दिया, जिसी से साधारणीकरण की परिभाषा निकल कर आई। काव्य में भट्ट नायक ने सबसे पहले रस की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने साधारणीकरण के लिए 3 बातें प्रमुख मानी। पहली अभिधा, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जो हमारा बौद्धिक पक्ष है। दूसरा भाव तत्व कि हमें सहृदय होना चाहिए, भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, अच्छे बुरे को समझने की बुद्धि होनी चाहिए। और तीसरा भोजक तत्व कि हमें उन वस्तुओं का आनंद लेना आना चाहिए, हमें उन वस्तुओं का भोजन करना आना चाहिए। पर प्रक्रिया पर उन्होंने विचार किया और उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण कर देते हैं। विभाव, जैसा कि आपको पता है कि आश्रय के मन में भाव जगाने वाला, भाव उत्पन्न करने वाला विभाव कहलाता है। और जो अनुभाव है वो जिसके अंदर मनोगत भाव चल रहे हैं, उसको बाह्य प्रतिक्रियाएं, बाह्य चेष्टाएं जो उसके अनुकूल हैं, उसके भावों को बढ़ाने में वो सब अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। इन सब से जो है सौंदर्य तक हम पहुंच पाते हैं, रसत्व तक हम पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कोई भी सामाजिक श्रोता, दर्शक अपने स्वयं के सुख दुख, लाभ हानि, ईर्ष्या, द्वेष सबको भूलकर साधारण स्थिति पर पहुंच जाता है और रस का पान शुरू कर देता है। और रस का पान जो एक जो है स्थायित्व है, जो साधारणीकरण के बाद हमें उसकी पराकाष्ठा तक ले जाता है, आनंद की पराकाष्ठा तक ले जाता है। और इसमें विशिष्टता का अभाव हो जाता है, उसका भाव खत्म हो जाता है और सभी साधारण स्थिति में पहुंच जाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है साधारणीकरण की, ये रसपान से आनंद की प्राप्ति से पूर्व की प्रक्रिया है। साधारणीकरण की स्थिति में आने पर ही हम लोग रसानुभूति कर पाते हैं। और यही बात काव्य के लिए, चित्र के लिए, नाट्य के लिए, संगीत के लिए, सभी के लिए ये बात लागू होती है।
भट्टनायक। तो इस प्रकार साधारणीकरण शब्द का मूल अर्थ, बिल्कुल सिंपल अर्थ है, साधारण करना या साधारण बनाना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंग्लिश में इसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ भी बिल्कुल साधारण बनाना है। इसके लिए हमें मानसिक स्तर अपना बिल्कुल साधारण सामान्य लेवल पर ले आना है। जो बात मुझे महसूस हो रही है वही एक निम्न स्तर को वाले व्यक्ति को महसूस हो रही है, वही एक पढ़े लिखे व्यक्ति को महसूस हो रही है, और वही एक आधुनिक विचारधारा वाले, आधुनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को महसूस हो रही है। तो साधारणीकरण की प्रक्रिया यही है, जब वृत्ति आदि भावों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वो सबके लिए सर्वग्राह्य बन जाए, तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। जब काव्य में वर्णित राम ना रहकर एक सामान्य पुरुष नजर आए, और जब देवी सीता ना लगकर हमें एक साधारण स्त्री समझ में आए, नज़र आए, और इसी प्रकार अगर हम अपने भारतीय लघु चित्रकला का उदाहरण लें तो उसकी प्रमुख विषय वस्तु या एक ही नायक नायिका राधा माधव हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों में, चाहे वो क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वर्षा का आनंद ले रहे हैं, किसी ऋतु का आनंद ले रहे हैं, किसी उत्सव को मना रहे हैं, राधा माधव ही नज़र आते हैं मुख्य विषय वस्तु के रूप में। तो अगर हम राधा माधव वो हमें देवी देवता ना लगकर एक साधारण पुरुष लगे और हम उनकी भावनाओं के साथ एक साधारण नायक नायिका के साथ घुल मिल जाते हैं, तो वह साधारणीकरण की स्थिति होती है। इस प्रकार साधारणीकरण से जो मुख्य तात्पर्य है वह है विशिष्टता का लोप होना, विशिष्ट भाव का लोप होना, और सभी एक स्थिति में आ जाएं। और ये जो साधारणीकरण है ये एकाकी वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति को महसूस होने वाले व्यक्ति नहीं है वस्तु नहीं, बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच का, या ये कहिए कि जन समूह के बीच का एक मामला है। तो इसलिए साधारणीकरण ये समष्टि के धरातल पर होता है। जब भट्टनायक के उपरांत अभिनव गुप्त जी ने साधारणीकरण पर बहुत वर्णन किया, अपनी बात रखी, और ये वही अभिनव गुप्त हैं जिन्होंने भरत मुनि के रस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और नवा रस भी प्रस्तुत किया। भरत मुनि ने एक नया सिद्धांत साधारणीकरण का लेकर आए। उन्होंने कहा कि साधारणीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम रस की बात करते हैं, और हमारे हर व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव पहले से ही उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं। हर व्यक्ति में स्थायी भाव रहते हैं जो समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार प्रकट हो जाते हैं और जो हमें रसत्व तक ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो रस साधारणीकरण की प्राप्ति है वो रसत्व के द्वारा, स्थायी भावों के द्वारा होती है। तो इसका हमारे भावनाओं से सीधा सीधा संबंध है, और ऐसी स्थिति में पहुंचने पर दर्शक, श्रोता जो है सव और पर से बिल्कुल दूर हो जाता है, और उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद की अनुभूति जो है होती है। इसीलिए उन्होंने साधारणीकरण की प्रक्रिया को एकाकी प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक प्रक्रिया माना है। भट्टनायक। अब हम आचार्य धनंजय पर बात करेंगे। उन्होंने भी भट्टनायक और अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण पर अपने विचार प्रकट किए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक कवि तत्व को लेकर चर्चा की। उनका कहना था कि किसी भी नाटक, काव्य और चित्र को देखकर जो दर्शक है वो जब चित्रों को देखता है तो उसके सामने वो पात्र कोई ऐतिहासिक पात्र, दैविक पात्र ना रहकर कवि निर्मित पात्र मात्र रह जाते हैं, और उन कवि निर्मित पात्रों को देख, सुन, निरख आनंद प्राप्त करता है। तो यह साधारणीकरण है। ऐसे में वो जो है कवि के निर्मित पात्र मानकर उनका आनंद लेता है। यही बात चित्रों में भी होती है। चित्रों में भी हम देखें दैविक जो
प्रतिमाएं हैं, उनको लेकर बहुत सारे चित्र बने हैं जो बिल्कुल विशिष्टता लिए भी नहीं होते, बड़े साधारण स्तर पर बन जाते हैं। तो ऐसे चित्रों को देखकर एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें दैविक भाव खत्म हो जाता है और सभी एक साधारण स्थिति दिखाई देती है। अब हम आचार्य धन पंडित जगन्नाथ जी का कथन है कि भावनाओं के दोष के कारण हमें ये सब दिखाई देता है कि जो असाधारण पात्र हैं, देवी देवता हैं, वो हमें बहुत साधारण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये भावना का दोष समाप्त होता है तो हमें रस की प्राप्ति भी हमारी समाप्त हो जाती है और वापस हम उसी धरातल पर आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी ने इसे पूरी तरह से भावनाओं का दोष माना है। पंडित संस्कृत के पूर्ववर्ती आचार्यों में आचार्य विश्वनाथ का नाम साधारणीकरण के लिए बहुत प्रतिष्ठित है। उनका कथन था कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये तीनों के अंदर जो है साधारणीकरण नाम का एक व्यापार होता है, जो काव्य, नाटक, चित्र सभी का साधारणीकरण कर देता है। और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, विभाव का तात्पर्य आश्रय के अंदर भाव उद्दीप्त करने वाले को कहते हैं, और अनुभाव जो हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ, चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संस्कृत के आचार्यों के उपरांत हिंदी के भक्तिकालीन, रीतिकालीन आचार्यों ने साधारणीकरण पर कोई व्याख्या नहीं दी। आधुनिक युग में रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्र्यवाद में साधारणीकरण पर चर्चा की। उनका कथन था कि साधारणीकरण के लिए जो कलाकार है, कवि है, उसके अंदर दूसरे के हृदय को, दर्शक के, श्रोता के हृदय को पढ़ने की क्षमता जिसमें होती है, वो साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच जाता है। यहाँ साधारणीकरण का अर्थ उन्होंने भावों से माना है। पहले कवि का, लेखक का साधारणीकरण होता है और फिर सामान्य जनता का, दर्शक का, श्रोता का साधारणीकरण हो जाता है। संस्कृत श्याम सुंदर जी के अनुसार कवि और पाठक का, चित्रकार और दर्शक का एक तान एक लय हो जाना साधारणीकरण है। बाबू गुलाब राय ने साधारणीकरण के लिए दर्शक, भाव और कवि तीनों को महत्व दिया है। कवि या चित्रकार, दर्शक या श्रोता, सबकी बात की है उन्होंने। उनका कहना था कि एक कवि लोकनायक बनकर, एक चित्रकार लोक प्रतिनिधि बनकर अपने जनता के समक्ष, दर्शक के समक्ष, पाठकों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष अपने भावों को रखता है। तो यहाँ पर कवि और लेखक का साधारणीकरण होता है। जनता, दर्शक या श्रोता जब अपनी विशिष्टता को ख़त्म कर देते हैं और उस लेखक या चित्रकार की कृति से आनंदित होते हैं, तो वहाँ उनका साधारणीकरण हो जाता है। तो यहाँ गुलाब राय जी ने कहा है कि यहाँ अपने पराये की भावना खत्म हो जाती है, विशिष्टता का लोप हो जाता है और सब एक ही भाव में आ जाते हैं। यहाँ अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बाबू गुलाब राय ने दर्शक, कवि, चित्रकार और भाव सभी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है साधारणीकरण की निर्मिति में। श्याम सुंदर कला के संदर्भ में जब हम साधारणीकरण की बात करते हैं तो एक कलाकार एक लोकनायक बनकर, एक जनता का प्रतिनिधि बनकर अपनी बात को अपने चित्रों के माध्यम से कहता है, और जिसके लिए उसके चित्र की आंतरिक भाव कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दर्शक उन भावों को ग्रहण कर रहा है जो कलाकार ने डाले हैं। अगर
कलाकार के भावों को दर्शक ग्रहण कर लेता है और वो ज़्यादा व्यक्ति को भाव विभोर कर सकती है, आनंदित कर सकती है। तो ऐसी कला है वह साधारणीकरण के स्तर पर होती है। ऐसे में हम भूल जाते हैं कि ये अमुक चित्रकार की कृति है, लेकिन यह अमुक देश की अमुक एक स्थान से संबंध रखती है। अगर हम पिकासो की गुर्निका की बात करें तो वह युद्ध जैसे भयानक विषय पर बनी हुई है, लेकिन उसे देखकर सभी भूमंडलीय स्तर पर उसकी पहचान है। इसीलिए है कि जो उस कृति में पिकासो ने भाव डाले हैं उनका दर्शक पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम अपने यहाँ की बनी ठनी की बात करें तो बनी ठनी 18वीं शताब्दी की चित्राकृति है, लेकिन आज भी जो उसका अपूर्व सौंदर्य है उसके कारण वह जानी जाती है। आज भी जो उस कृति को देखकर 18वीं शताब्दी में दर्शकों ने आनंद प्राप्त किया होगा, वही आनंद हम आज भी प्राप्त कर रहे हैं। मोनालिसा का ही उदाहरण ले लें, आज भी उसे देखकर सब आनंद विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, जिन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से एक साधारण स्थिति पर पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ कलाकार की भावना की विशिष्टता का लोप हो गया है। उसने जनता को लिए कृति बनाई है और वहाँ जनता ने उसे सहर्ष उसके भावों के साथ जुड़ गई, तो वह जनता का साधारणीकरण है। तो इस प्रकार कला के माध्यम से कलाकार, दर्शक, भाव, सहृदय सभी का साधारणीकरण होता रहा है। कला के संदर्भ अगर हम साधारणीकरण को संक्षेप में इसका आकलन करें तो समझ में आता है कि साधारणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावों का होना और अभिव्यंजना शक्ति का होना बहुत मायने रखता है। अगर हमारी अभिव्यंजना शक्ति, चाहे वह लेखक है, नाटककार है, चित्रकार है, उसकी अभिव्यंजना शक्ति सुदृढ़ है तो दर्शक तक उसकी भावनाएं पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी और दर्शक भी एक साधारण स्तर पर पहुंच जाता है और उस कृति का पूर्णतः आनंद लेने लगता है। तो ऐसे में दर्शक अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है और एक आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। अगर हम भारतीय सिनेमा की दृष्टि से देखें तो भारतीय सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत कुछ वास्तविकता के धरातल पर हो या हमसे संबंध रखता हो, लेकिन जब उन्हीं सिनेमा हॉल में हम उन्हीं पिक्चर्स को देखते हैं तो देखते हैं उसमें रिक्शे वाले भी बैठे होते हैं, सामान्य व्यक्ति बैठा होता है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति बैठा होता है और एक उच्च आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति भी बैठा होता है। तो कुछ कुछ दृश्यों को देखकर सब एक से हो जाते हैं और सब उसी दृश्य के अनुसार भावाभिरेक हो जाते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, व्यथित भी होते हैं, किसी खलनायक को देखकर दुखी भी होते हैं। तो यही तो साधारणीकरण है। साधारणीकरण का अर्थ साधारण होना है, साधारण बनाना है, विशिष्टता का लोप करना है। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर हम